हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज जो है सेट 5 कराने वाले हैं। सेट 5 जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो इसमें 30 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों को उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? पहला ऑप्शन हो गया 1 2 3 4। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों को उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में हो जाएगा। तो घटते क्रम में सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उसके बाद हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद हो जाएगा आपका मीथेन और उसके बाद हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता के अनुसार आपका ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किगाली समझौता पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक संशोधन था? तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम कन्वेंशन, तीसरा ऑप्शन है वान कन्वेंशन और चौथा ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किगाली समझौता, ये किगाली समझौता पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक संशोधन था? ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेमू ग्लेशियर जो तीस्ता नदी को जन्म देता है निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है? ये आपको बताना है कि जेमू ग्लेशियर जो तीस्ता नदी को जन्म देता है वो किस बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया मानस बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व और चौथा ऑप्शन हो गया नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व और चौथा ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है। जेमू ग्लेशियर जो तीस्ता नदी को जन्म देता है निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर में रिजर्व में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट आंशिक या पूर्ण रूप से भारत में स्थित है? तो कौन सा वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट आंशिक या पूर्ण रूप से भारत में स्थित है? तो ये आपको बताना है। पूर्वी हिमालय, तो ये तो भारत में स्थित है, पूर्वी हिमालय हो जाएगा। इंडो बर्मा क्षेत्र नहीं होगा। उसके बाद पश्चिमी घाट तो भारत में ही है और सुंदरवन भी भारत में ही है। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और सुंदरवन किस ऑप्शन में है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी में है आपका 1 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका है समान है, दूसरा ऑप्शन बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन कम हो जाती है और चौथा ऑप्शन है पहले घटता है फिर बढ़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में प्राथमिक एरोसोल है? तो प्राथमिक एरोसोल के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है समुद्री नमक, ये तो है, ये है एरोसोल। काला कार्बन ये भी है, सल्फेट ये नहीं होगा, नाइट्रोजन ये नहीं होगा, खनिज कण ये हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? ए बी एंड ई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी एंड ई ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर की उस शहीद महिला का नाम बताइए जिसने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये क्वेश्चन है आपका, जोधपुर की उस शहीद महिला का नाम बताइए जिसने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो पहला ऑप्शन है मीरा देवी, दूसरा ऑप्शन है अमृता देवी, तीसरा ऑप्शन है राजेश्वरी और चौथा ऑप्शन है सीताबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमृता देवी। तो राइट आंसर इसका अमृता देवी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल से ओजोन की कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पैदा करने का कारण बनती है? तो पहला ऑप्शन है आपका दिल का घात, दूसरा ऑप्शन है मानसिक
मानसिक मस्तिष्क का आघात, तीसरा ऑप्शन है तपेदिक और चौथा ऑप्शन है त्वचा कैंसर। तो वायुमंडल से ओजोन की कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पैदा करने का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन प्रमाणीकरण का उद्देश्य क्या है? तो वन प्रमाणीकरण का उद्देश्य क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हो गया वन आधारित उत्पादों की उत्पत्ति, वैधता और अस्थिरता को प्रमाणित करना। दूसरा ऑप्शन हो गया वनों की कटाई और अवैध कटाई को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन हो गया गैर टिकाऊ वन उत्पादों की मांग बढ़ाना। और चौथा ऑप्शन हो गया वन आधारित उद्योगों को बाजार पहुंच को कम करना। और चौथा ऑप्शन हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि वन प्रमाणीकरण का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन आधारित उत्पादों की उत्पत्ति, वैधता और अस्थिरता को प्रमाणित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पेड़ को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है यूकेलिप्टस, दूसरा ऑप्शन है बबूल, तीसरा ऑप्शन है नीम और चौथा ऑप्शन है अमलतास और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस पेड़ को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? तो पर्यावरणीय खतरा किसको माना जाता है? यूकेलिप्टस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव अधिकतर किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है ओजोन की परत, दूसरा ऑप्शन है वातावरण में नमी, तीसरा ऑप्शन है अवरक्त किरण और चौथा ऑप्शन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव अधिकतर किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एजेंडा 21 को अपनाया? तो पहला ऑप्शन है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है सतत विकास पर शिखर सम्मेलन और चौथा ऑप्शन है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो एजेंडा 21 को जो है अपनाया गया था पहला शिखर सम्मेलन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला शिखर सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नहीं लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो नहीं है। मीथेन तो है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड भी है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ये बाकी सब ग्रीन हाउस गैस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास के दृष्टिकोण से भारत में बिजली पैदा करने का सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि सतत विकास के दृष्टिकोण से भारत में बिजली पैदा करने का सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया परमाणु ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन हो गया कोयला, तीसरा ऑप्शन हो गया खनिज तेल एवं गैस और चौथा ऑप्शन है पनबिजली और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सतत विकास के दृष्टिकोण से भारत में बिजली पैदा करने का सबसे अच्छा स्रोत जो है पनबिजली हो जाएगा, जो कि पानी के द्वारा बिजली उत्पन्न करना। राइट आंसर इसका पनबिजली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का उपयोग वायुमंडल के किस गैस की मात्रा में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो पहला ऑप्शन है आर्गन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ओजोन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग वायुमंडल में किस गैस में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण के लिए संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आर्द्र भूमि, दूसरा ऑप्शन है शुष्क भूमि और तीसरा ऑप्शन है जंगलों और चौथा ऑप्शन है जैव ईंधन। तो रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन जो होता है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों और पौधों की प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय वन, दूसरा ऑप्शन है रेगिस्तान एवं सवाना, तीसरा ऑप्शन है तापमान पर्णपाती वन, चौथा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय नम वन। तो जानवर और पौधों की प्रजाति की सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा, ये भूमध्य रेखीय वन में सबसे ज़्यादा जानवर और पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा होती है।
तो खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा होती है। तो पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 0.01% और चौथा ऑप्शन है 0.01%। तो खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। सौर खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा 1% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अलग अलग समुदाय के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है इकोटोन, दूसरा ऑप्शन है इकोटाइप, तीसरा ऑप्शन है एकेडे और चौथा ऑप्शन है पारिस्थितिकी मंडल। तो दो अलग अलग समुदाय के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग। इसको बोला जाता है इकोटोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लुप्त प्राय पक्षी नहीं है? तो जो कि लुप्त होने वाला नहीं है, अभी है, अवेलेबल है। तो पहला ऑप्शन है वन उल्लू, दूसरा ऑप्शन है जंगली बतख, तीसरा ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और चौथा ऑप्शन है सफ़ेद पेट वाला बगुला। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लुप्त प्राय पक्षी नहीं है? तो ये आपको कमेंट करके आंसर बताना। तो पक्षी नहीं है, देख लीजिएगा ध्यान से, नहीं लिखा हुआ आगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली बतख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मूलतः विरोध में था। तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है वनों की कटाई, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण। तो चिपको आंदोलन मूलतः विरोध में था। तो चिपको आंदोलन किसके विरोध में था? वनों की कटाई के विरोध में। जंगल में जो वन कट रहा था, तो क्या आदमी क्या कर रहा था, जैसे ये पेड़ है तो इसके चारों तरफ जो है आदमी लॉ को मतलब काटने के लिए नहीं दे रहा था। तो चिपको आंदोलन में यही हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र के उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है आतंकवाद के खिलाफ आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है नशीले पदार्थों के विरोध आंदोलन और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण। तो ग्लोबल 500 जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता की हानि किसके कारण होती है? तो जैव विविधता की हानि किसके कारण होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है वनों का विनाश, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है जीव के प्राकृतिक चारे का विनाश और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जैव विविधता की हानि किसके कारण होता है? तो इसमें तीनों कारण हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परितंत्र में अस्थिर समूह को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तराधिकार, दूसरा ऑप्शन है सेरल, तीसरा ऑप्शन है उत्कर्ष और चौथा ऑप्शन है इकोटोन। तो किसी परितंत्र में अस्थिर समूह को कहा जाता है, तो इसको इकोटोन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो नहीं, देख लीजिएगा, प्रदूषक नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो जल प्रदूषक है। दूसरा ऑप्शन जस्ता भी जल प्रदूषक है। तांबा नहीं है। निकल भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो राइट आंसर इसका तांबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखने में सहायक नहीं है? तो नहीं है, देख लीजिएगा, नहीं लिखा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखने में सहायक नहीं है? तो पहला ऑप्शन हो गया आपका पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, दूसरा ऑप्शन हो गया होम्योस्टैटिक तंत्र, तीसरा ऑप्शन हो गया पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता और चौथा ऑप्शन हो गया पारिस्थितिकी तंत्र एकरूपता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र एकरूपता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? जो गाड़ी के धुआं से निकलता है, SO2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा
घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक आवास, दूसरा ऑप्शन है विघटित करने वाला, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है निर्माता। तो इसका राइट आंसर निर्माता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द उन जीवों को दर्शाता है जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं? तो कौन सा शब्द उन जीवों को दर्शाता है जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्वपोषक। स्वपोषक तो होगा नहीं, स्वपोषक जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। दूसरा ऑप्शन हो गया विषमपोषी। विषमपोषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंथेसाइजर उत्पादक, तो इसका राइट आंसर विषमपोषी हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ये जो मतलब अभी क्वेश्चन करवाए इसका PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे @विपुल आनंद लिखिएगा, @विपुल आनंद। तो एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।